नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन करते हुए पिछली वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि शिक्षण कक्ष में अधिगम वातावरण का अनुकूलन किस प्रकार से किया जाए और उसके कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसमें मैंने 4 स्टेप्स का मैंने वर्णन किया था कि पहला था शारीरिक वातावरण की व्यवस्था। शारीरिक वातावरण की व्यवस्था, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि शारीरिक वातावरण की व्यवस्था, अरेंजिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट। मैंने बताया था कि एक शिक्षक कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, कितना ही प्रभावशाली अधिगम क्यों न करे, कितना भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों न बना ले, कितने भी अच्छे लेक्चर को डिलीवर कर दे, लेकिन यदि जो हमारा क्लासरूम का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है अगर वो अनुकूल नहीं है तो आप उस पर टीचिंग की प्रक्रिया तो हो सकती है, लर्निंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। लर्निंग की प्रक्रिया होने के लिए आपको लर्निंग के लिए जो उसकी नेसेसरी इन्वायरमेंट और उसका जो एक व्यवस्था जो करना होता है वो मिनिमम उतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे इसको मैं थोड़ा सा आप लोग इस बात को जानते होंगे कि खुरदरी रोड पे अगर एक सस्ता भी जूता हो तो खुरदरी सड़क पे चला जा सकता है, लेकिन महंगे से महंगा जूता हो, रोड बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर उसमें एक कंकड़ हो, जूते में कंकड़ हो, तो फिर आप उस पर लंबी यात्रा तय नहीं कर सकते। क्यों? इस प्रसंग का यहाँ से सिर्फ इतना ही मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना ही मतलब है कि यदि अगर यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, अगर वो बैठने की स्थान हमारे लिए अनुकूल नहीं है, वो हमारी बैठने में वो हमें कठिनाई महसूस हो रही है, वो हमें समस्याओं को जन्म दे रही है, वो हमें पीड़ा दे रही है, कष्ट दे रही है, तो कितनी भी अच्छी लर्निंग इन्वायरमेंट क्यों ना हो, आप सफल शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो आपने स्पेसिफिक एम ऑब्जेक्टिव्स जो आपने बनाया है, वह आपकी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हम इन बातों पर ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कि फर्श, डेस्क पर पड़ी हुई वस्तुओं को तथा अन्य उपकरण तथा निर्माण संबंधी बाधाओं को हटाकर सुरक्षित तथा बाधा रहित वातावरण की सुनिश्चितता। मैंने बताया था कि जो भी लर्निंग डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ध्यान की एकाग्रता का अभाव देखा गया है। वो एक जगह अपने को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो एक जगह अपने को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। तो एकाग्रता तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक हम उस प्रकार की इन्वायरमेंट का न क्रिएट करें जिसमें उसका ध्यान कम से कम भटके। ये बहुत अच्छी बात होती है कि किसी कक्ष में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं। हम लोग दीवालों पे बहुत अच्छा पेंटिंग, चार्ट, बैनर वगैरह या बहुत कई सब्जेक्टों को हम लोग लगा के रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों में कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है तो आपको उन टेबलों से ये सब कुछ हटाना पड़ेगा वहाँ से, जिससे कि उनका ध्यान कम से कम भटके। क्योंकि वो एक सामान्य बच्चा नहीं है, उसका ध्यान वो चित्र को देखेगा तो चित्र को ही देखेगा, वो कुछ देख रहा है तो उसका आप पढ़ा कितना भी बढ़िया रहे वो बार बार
जो बने हुए संसाधन है या उसके टेबल पे पड़ी हुई कोई चीज है तो वो देखता रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब कोई एग्जाम होता है तो जो टेबल पे स्लिप लगी होती है तो पूरा उसमें विवरण होता है, थोड़ा 2-3 स्लिप चिपकी होती है। अब टीचर पढ़ा रहे, लड़का उसी स्लिप में उलझा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखा जाए, ये छोटी सी एक उदाहरण है, तो वहां से उन टेबलों को साफ कर दिया जाए, उस पर किसी प्रकार का वो जो चिप लगी हुई है या जो पर्ची लगी हुई है उसको निकाल दिया जाए। वो कहीं ना कहीं उसको ध्यान को कंसंट्रेट करने में वो बाधा उत्पन्न होगी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स आपके स्ट्रैटेजीज, टीचिंग स्ट्रैटेजीज में या टीएलएम में जो भी बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी, तब जाके उसका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि आप पृथ्वी की गतियां पढ़ा रहे हैं, भूगोल सब्जेक्ट है और आप पढ़ा रहे हैं पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गतियों में आपका दिन और रात का बनना और उसमें किस प्रकार से चंद्रमा की कलाओं का परिवर्तन, उसमें सूर्य ग्रहण, उससे चंद्र ग्रहण और उससे जो भी अन्य जो इफेक्ट होते हैं जो, तो उससे संबंधित आपका टॉपिक स्पेसिफिक हो गया और स्पेसिफिक टॉपिक से संबंधित ही अगर उस कक्ष में उस प्रकार की चार्ट, उसी प्रकार का बैनर, उसी प्रकार का प्रोजेक्ट जो भी आप उस पर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हो, इससे कोई अन्य हटके कोई विषय वस्तु ना हो या कोई ऐसी बातें ना हो। अगर उसका ध्यान कहीं ना कहीं अगर जा भी रहा है तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही विषय पर जा रहा है, कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट को वो टॉपिक या वो जो स्टिमुलस वो सब्जेक्ट को छूता हुआ रहेगा। उसके टेबल पे भी जो भी जो होगी वो किताब उसी टॉपिक पे, और जो भी उसके जो संसाधन है जो सीखने में उसको मदद दे रही है वो टॉपिक से रिलेटेड होगी, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी का कंसंट्रेशन बन सकता है और वो कुछ सीख सकता है। तो ये कहने का यहाँ पे सीधा सीधा तात्पर्य है कि अगर सामान्य कक्षा से हटके अगर कुछ विशिष्ट बच्चे अगर उस कक्षा में हैं और आपको इस पर तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ सब्जेक्ट, टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड ही जितने भी टीएलएम, आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी, आपका जो भी आप क्वेश्चन आयर, आपकी सहायक सामग्री या जो भी आप कार्ड या जो भी आप फ्लैश जो भी आप लेकर रखे हुए हैं, ग्लोब, वो सब किससे हो, उसी से रिलेटेड हो जो आपको उस दिन को पढ़ाना है, जो आपका इस पे टॉपिक है। अगला इसी में होगा कि तापमान, प्रकाश, ध्वनि, स्तर वायु का प्रवाह तथा आकर्षक साज सज्जा के माध्यम से कार्य परिस्थिति को सुखद बनाना। आप लोग सरकारी स्कूलों में गए हैं टीचिंग प्रैक्टिस के समय, तो आप लोग ने इस बात को महसूस किया होगा। देखिए, शिक्षा सिर्फ ये शिक्षा एक बहुत बृहद संप्रत्यय है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए नहीं है जो केवल आप लोग जो एक समझ रहे हैं कि बस संपूर्णता में पर्टिकुलर की बात नहीं है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात है, लेकिन इंडिविजुअल में ये कहीं ना कहीं पूरे समूह की बात है। तो कहीं कहीं विद्यालयों में आप लोग गए होंगे, सामान्यतः ज्यादातर विद्यालय में खिड़की ही नहीं है, रोशनी की उतनी पर्याप्त सुविधा नहीं है, कहीं ना कहीं कमरे में प्रकाश तो आता ही नहीं आता, प्रकाश की जो कमी है वो है,
हवा का जो वेंटिलेशन है वो नहीं होता है। अब एक कमरे में जो 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं तो कमरे में एक अजीब प्रकार की स्मेलिंग या अजीब प्रकार की, और आप लोग इस बात को महसूस किए होंगे, विशेष तौर से जो बैकवर्ड क्षेत्रों के, जो दूर दराज क्षेत्रों के, जो सोशल इकोनॉमिकल वीक कंडीशंस में जो विद्यालय बने हुए हैं, वहाँ पे देखिए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याओं से तो वहाँ पे न पढ़ाने वाले को मन लगेगा और ना ही पढ़ने वाले को मन लगेगा। अगर आप गंदे हवा में, गंदे इन्वायरमेंट में और आप लंबे समय तक आप नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ाई के काम बहुत एकाग्रता का काम है। आपका ध्यान जब विचलित रहेगा, मन विचलित रहेगा, तो आप बहुत अच्छा अपना नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। हर बातें दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ी जाती, सरकारों के ऊपर भी बहुत सी बातों को, इसीलिए वहाँ पे एक किसी को हेड बनाया जाता है, किसी को प्रधान अध्यापक बनाया जाता है कि सभी अध्यापकों में ये प्रधान होंगे। तो आप वहाँ पे सब लोगों की सहायता से, कुछ ग्रामीण की सहायता से और कुछ वहाँ के जो भी प्रधान होंगे, चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे, पार्षद होंगे, उनकी सहायता लेकर इस प्रकार की कमरे में व्यवस्था करनी चाहिए कि कमरा प्रकाश युक्त हो, क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, कमरे में आगे और पीछे किसी प्रकार का दुर्गंध युक्त चीज न हो, और कमरा साज सज्जा का मतलब कोई डेकोरेशन की बात नहीं है जिस प्रकार से हम लोग शादी विवाहों में जाते हैं, वो डेकोरेशन की बात नहीं है। यहाँ पे डेकोरेशन का मतलब है कि कमरा नीट, क्लीन एंड ब्राइट हो, कमरा साफ सुथरा हो, झाले ना लगे हुए हों, छिपकली दौड़ रही है, मतलब कि प्लास्टर हुआ हो, चूना रंग रोगन हुआ हो और साफ सुथरा हो। अब उसी में कोई, अब सरकारों को कहना पड़ता है, बड़े अधिकारी आते हैं कि लोग खा खा के कोने में पिक मारे हुए हैं, कमरे में झाड़ू नहीं लगी है। तो इस प्रकार की व्यवस्था ये करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि ये बातें अगर नहीं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, तो अब तो कोर्ट का भी है कि भाई अगर बहुत सी व्यवस्था नहीं तो कम से कम आप अपने कमरे में जहाँ पढ़ना है वहाँ पे डेली रूटीन वाइज एक तय कर लीजिए, और वहाँ पे कम से कम झाड़ू लगा के और वहाँ तो बैठा जा सकता है। कम से कम महीने में एक दिन अगर आधे घंटे का भी श्रमदान किया जाए तो कमरा बैठने युक्त हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार की बातें हो जिससे कि मेरे मन लगे। आपको मन लगता है क्या? जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी आपको चुभ रही हो, आरामदायक ना हो, जो टेबल हो वो आप लिखने बैठे हो और टेबल हिल रहा हो, ये अक्सर ही समस्याएं होती हैं। हम लोग भी झेले हैं, आप लोग भी झेले होंगे कि टेबल हिलता रहता है। अब आप लिखने चलेंगे तो ऊपर नीचे होता रहता है, फिर आपका हैंड राइटिंग बिगड़ती है और आपका बार बार ध्यान भंग होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें एक लंबा समय गुजारना है। अगला है, ऐसे फर्नीचर तथा विशेष फर्नीचर का प्रयोग करें जो आरामदायक, अस्थायी, व्यवहारिक तथा क्रियात्मक हो। कितनी अच्छी बात है। अगली बात ही मैं इसी पे आई, चेयर पे। अक्सर पैनल आती है तो हम लोग देखते हैं कि अब जैसे कि आप हम लोग फाइबर वाले जो कुर्सी होती है, आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए। अभी युवा अवस्था है, इस समय शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता या कोई असर दिखता नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट की ये आयु नहीं है। आप किसी, जब आप कोई घर में या आपने कोई जो लोग एक अभ्यास प्रयोग कीजिए, आप फाइबर की कुर्सी पे आप 2 घंटा पढ़िए और फिर 2 घंटे लकड़ी की कुर्सी पे आप बैठ के देखिए, आपको एक समझ में आएगा कुछ दिन करने के बाद, 1 महीने 2 महीने, कि आप 2 घंटे अगर फाइबर की कुर्सी पे जितना देर बैठे और जितना थके, उससे आधा ही आप लकड़ी की कुर्सी पे थके होंगे। अब इसका क्या रीजन है आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे।
ये बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है कुर्सियों के। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइनदार और कितनी आरामदायक कुर्सियाँ। हम लोग मैं जब अपनी कानपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं एमफिल करता था तो मुझे इस बात का पूरा याद है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में लकड़ी की वो जो पॉलिश की गई वो कुर्सी आती जिसको आप लोग जो देख रहे हैं, तो इतना मतलब कि कमरा पूरा एयर कंडीशन था, पूरा सेंट्रल लाइब्रेरी एयर कंडीशन थी। तो जो हम लोग क्लासरूम में जो 2 घंटे में हम लोग थक जाते थे या बोर हो जाते थे, एटलीस्ट मुझे याद है कि वहाँ 6-6, 8-8 घंटे मैं लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय गुजारा हूँ। पूरी डिजर्टेशन का समय पूरे 6 महीने मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में ही गुजारा हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता था। और वहाँ पे आनंद क्या, मतलब अचानक से पढ़ने में कोई मन नहीं आ गया था। एक तो एयर कंडीशन कमरा, थकावट कम होती थी, और कितनी आरामदायक कुर्सी थी, इतनी आरामदायक उसका मेज था, और इसकी हाइट, मेज की हाइट, कुर्सी की हाइट, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि वैज्ञानिक रूप से बनाया गया हो। आप 4 घंटे के बदले उस पर 6 घंटे बैठिए, आपको मतलब थकावट नहीं होती, और 1 घंटा बैठने का मन करता था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं, और मैं 110% इस बात को मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं पढ़ने में रुचि और अरुचि की जो बात है वो कहीं ना कहीं एक कमरा और एक अपना कुर्सी और अपना एक मेज, अपना टेबल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एक जगह पे आप जब पढ़ते हैं ना, एक ही जगह पे, तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपका धीरे धीरे एक मन लगने लगता है। बार बार स्थान बदलने से भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसका कोई वैज्ञानिकता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकता अगर भी है, बार बार अपना स्थान चेंज कीजिए, आप बहुत अच्छी, आपकी सफलता भी बहुत लेट आएगी। कहीं ना कहीं एक पढ़ने का एक स्थान निर्धारित हो, आपका एक फिक्स, आपके हिसाब से कंफर्टेबल कुर्सी हो, कंफर्टेबल मेज हो, जिसपे आप एक लंबे समय तक आप इस पर पढ़ सके। तो ऐसी जब व्यवस्थाएं इन ऐसे विशेष बच्चों के लिए रहेंगी, और ये होता है। मैं बताया था कि जो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं जो केवल स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए है, आप वहाँ पे जाकर देखिए क्या बढ़िया सुविधा है। आप लोग अब आप लोग ने भी कहीं देखा होगा यूनिवर्सिटियों की जो मल्टीपर्पज हॉल या जो उनका जो ऑडिटोरियम जो होता है, अब जाके देखिए आपको किसी 5 स्टार से वो कम नहीं मिलता है। मतलब कि जहाँ 2 घंटा कोई प्रोग्राम आप थक जाए देखने में, सेमिनार, और सुबह से शाम तक बैठिए, उठने का मन न करे, इतना बढ़िया आरामदायक कुर्सी। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत बड़ा काम करती हैं। हर बात में हम एक ही उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि हमारे अब हम लोग जब पढ़ते थे तो हमेशा राजेंद्र बाबू का नाम आता था कि वो तो स्ट्रीट लाइट के किनारे पढ़े, बोरी के चाट पर बैठ के पढ़े। परिस्थितियां अगर बदल रही हैं तो उन बदलती परिस्थितियों में हमें भी बदलनी चाहिए। पूरी दुनिया इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, तो हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भी ठीक ठाक हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत बड़ा और देखिए सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में क्या है, सबसे ज़्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही तो जोर है। क्योंकि जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, बैठने कमरे नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, पंखे नहीं होंगे, खिड़की, रोशनदार हवादार कमरे नहीं होंगे, बैठने के लिए आरामदायक टेबल, कुर्सी, मेज नहीं होगा, हमारे लिखने के लिए अच्छी कलम नहीं होगी, कॉपी नहीं होगी, हमारे पास लर्निंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा, तो हमारे पढ़ने में मन नहीं लगता। क्योंकि अब पढ़ाइयाँ उस प्रकार की नहीं रही हैं, पढ़ाइयाँ भी बदली हैं, सब्जेक्ट भी बदले हैं। पहले ज़माने में सीमित क्षेत्र होते थे, सीमित सब्जेक्ट होते थे, आज असीमित है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता था कि आज के 100 साल पहले जो पीढ़ी थी, आज के 50 साल पहले, 100 साल तो ज़्यादा और ऊपर तो जा ही नहीं सकते, 50 साल की जो भी पीढ़ी है उनके समय में जीएस उतना ही था। लेकिन आज अब तक जब से
लिखित मटेरियल की सामग्रियां आ गई और आज तक अभी अभी जो घटना घट रही है वो सब आजकल के बच्चों को कंपटीशन में उसको याद करना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। तो समय बदला है, कहीं ना कहीं इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ये परिवर्तन की शुरुआत शिक्षक से होती है। अगर शिक्षक इस बात में ही अगर इसमें एक मत नहीं रहेंगे, उनके अंदर अगर इसमें कंट्राडिक्शन चलता रहेगा, तो समाज में तो परिवर्तन आने से रहा, घर में परिवर्तन आने से रहा। और यही कारण है कि बच्चे पिछड़ जाते हैं, और यही कारण है कि उनके अंदर हीन भावनाएं बन जाती हैं, यही कारण है कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है और वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाते। अगला है एकीकरण तथा कार्य करने तथा अन्य क्रियाकलापों को करने के लिए स्थान की व्यवस्था। देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूं, ये सारी बातें आप लोग किताबों में देख रहे हैं। हमेशा एक बात हो रही कि भाई एक सेमिनार हॉल, एक मल्टीपर्पज हॉल, क्योंकि भाई केवल शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है कि टीचर और क्लासरूम और किताबें तक ही सीमित नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम होती है, जो विद्यार्थियों की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है, जो बहुमुखी चतुर्दिक सर्वांगीण विकास की जो बात होती है, तो सर्वांगीण विकास में सिर्फ पुस्तक और पुस्तकीय ज्ञान तक नहीं है। आप लोग इसीलिए बीएड में अब तक आप लोग पढ़ते थे फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, मेजरमेंट, मैनेजमेंट, लेकिन एक नई पर्सपेक्टिव जोड़ी गई कि सोशल पर्सपेक्टिव, कि विद्यार्थी सोशल पर्सपेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी बिंदुओं में, इन सभी पॉइंटों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपका है वो सोशल पर्सपेक्टिव। क्यों? विद्यार्थी समाज को किस नजरिए से देख रहा है और किस समाज से वो आया है, क्योंकि हर समाज की अपनी एक विशेषता होती है, हर समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, हर समाज की अपनी एक विचारधारा होती है, हर समाज की अपनी एक अलग रीति नीति रिवाज होते हैं। तो वो अपने साथ क्या लेकर आ रहा है और वो समाज को किस नजरिए से देखता है, ये हमें सोशल पर्सपेक्टिव बताती है। इसीलिए हम लोग विषय वस्तु वहीं की वहीं रह गई, लेकिन सब्जेक्ट चेंज होता गया। हम लोग पहले फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की बात करते थे, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते थे, लेकिन अब सोशल पर्सपेक्टिव, उसी सोशल पर्सपेक्टिव में हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी? सोशल पर्सपेक्टिव इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें सोशल पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो भी ये बच्चे भी जो आते हैं और हम भी जो जाते हैं, तो अंत में हम क्या शिक्षा से क्या बदलना चाहते हैं? एक स्वस्थ समाज का ही तो निर्माण करना चाहते हैं। और समाज स्वस्थ तब होगा जब या तो हम एक जैसी विचारधारा रखें, या हमारी मति इस प्रकार की हो जाए, हमारी बुद्धि इस प्रकार की हो जाए, हमारा विवेक इस प्रकार का हो कि हम सभी चीजों का सम्मान कर सके और सभी चीजों का हम आदर कर सके और सभी चीजों में हमारी दृष्टि सम हो जाए। हमें भिन्नता तो दिखे, लेकिन भिन्नता में भी हमारी मति इस प्रकार से हो कि उसमें भी हमें उस प्रकार का बोध हो जिस प्रकार का बोध अपेक्षित है। संस्कृतियों में श्रेष्ठता की बात नहीं है, संस्कृतियों में समानता भी नहीं, समरूपता भी नहीं, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी का भी की बात नहीं। बस हम एक दूसरे को स्वीकार करना सीखें, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट जो बातें हैं वो हम सीखें, एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में हम सोचें। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो इसलिए ये जो एकीकरण और जो भी क्रियाकलाप होते हैं, इसलिए देखिए पहले समय बदला तो देखिए ड्रेस की बात हुई। क्यों ड्रेस की बात क्यों हुई? जिससे
किसी बच्चे के अंदर हीन भावना या अमीरी गरीबी या किसी प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स न बन पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने सबको एक समान ड्रेस, चाहे वो बड़े से बड़े घर का हो या गरीब से गरीब घर का हो, एक कलर का कपड़े, एक कलर की सारी बातें, एक ही टाइप के कपड़े, उससे एक क्या होता है, इससे एक समानता आती है। विषमता की जो खाई होती है वो पटती है। एक जगह जब कम होगा तो वहां पे देखिए, आप लोग भी करते होंगे कम्युनिटी किचन, जहां पे सभी समुदाय के भाई विद्यार्थी है, समाज का लघु रूप है, सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी समुदायों के, सभी संप्रदायों के, सभी अलग अलग मत और मतावलंबन के जो भी बच्चे आते हैं, एक साथ बैठ के जब भोजन करते हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं आई की भावना का त्याग होता है और वी की भावना का जन्म होता है। तो इस बात को हमें महसूस करना पड़ेगा कि हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं, देखिए व्यवस्थाएं होने की बात नहीं, बहुत जगह व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया, सारी चीजें वहीं की वहीं रह गई, सड़ी रह गई, सारी चीजें गल गई। इसलिए एक टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए, और विशेष रूप से जो प्रधान अध्यापक है उसको इस प्रकार की उसको अलग से व्यवस्था दी गई है, उसको अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं है तो उस प्रकार का क्रिएट करना चाहिए। हम एक टीचर है, हमारे दृष्टिकोण में अब हम विद्यार्थी, अभी तो हमारे अंदर, चूंकि अगर यही ट्रेनिंग प्रोग्राम करते ही अगर गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होती कि बिल्कुल नौकरी, इंटर्नशिप हुआ नौकरी, तो हमारे अंदर अब तक टीचर एटीट्यूड और टीचर टाइप जो विजन होता है वो विकसित हो गया होता। अभी विद्यार्थी अपने को जब तक हम चीज़ों को स्टूडेंट टाइप से सोचेंगे तो हमारी दृष्टि नहीं बन पाएगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें अपने दृष्टिकोण का टीचर जैसा दृष्टिकोण बदलना होगा, और अपनी जो उसमें जो अपना जो मत है उस मत पे सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले आपको पूरी चीज़ों को समझना पड़ेगा, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, और उसके बाद से टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक, और तब जाके उसमें मैनेजमेंट, तब जाके और इन्वायरमेंट, तब जाके आप एक सफल टीचर बन सकते हैं और अपने हिसाब से काम। नहीं तो फिर अब हर व्यक्ति अपने अपने मत, सभी के मत श्रेष्ठ होते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो बातें नहीं बन पाएंगी। अगला है, बैठने की व्यवस्था करते समय शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन विद्यार्थियों पर सामाजिक अंतः साधनों का प्रभाव पड़ता है। मैंने जो बातें बताई वो इस पॉइंट में सारी बातें, कि बैठने की व्यवस्था करते समय शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन विद्यार्थियों पर सामाजिक अंतः साधनों का प्रभाव पड़ता है। आप लोग विद्या भारती के किसी विद्यालय में जो ठीक ठाक हो वहाँ के जाते हैं, मल्टीपर्पज़ हॉल में, सेमिनार हॉल में जो, या प्रेयर स्थल जो होता है, तो देखिए वहाँ पे कितनी प्रकार की तस्वीर, लगभग जितने भी ऐतिहासिक महापुरुष होते हैं सबकी तस्वीर लगी होती है। तो विद्यार्थियाँ, आप पढ़ाना वहाँ नहीं चाहते हैं, आपका उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, लेकिन वो लर्निंग इन्वायरमेंट है, वो व्यक्ति को देखता है तो उसके, अब गांधी जी के जो अपने सिद्धांत जो पढ़े हैं उन सिद्धांतों को तुलना कीजिए। उन्होंने जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, अपनी एजुकेशन सिस्टम में, जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने बात कही थी कि जब विद्यार्थी खेती करता है तो खेती करते समय ही वो वहाँ के मौसम, वहाँ के भौगोलिक, ज्योग्राफिकल, कृषि, इकोनॉमिकल सभी कंडीशन, पॉलिटिकल सभी कंडीशन को सीख जाता है। तो उसी प्रकार से इस प्रकार की जो शैक्षिक उद्देश्य, तो ये जो लगे होते हैं तस्वीर, और वहाँ पे जो प्रेरणादायी जो बातें, अन्य प्रेयर स्थल का एक स्थान, वहाँ पे कुछ चित्र, तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के अंदर एक सकारात्मक, एक प्रेरणा उत्पन्न करती है, एक सकारात्मक संदेश देती है, और विद्यार्थी कहीं ना कहीं उस पर सोचता है, विचार करता है।
तो आज हम लोग एडॉप्टिंग द क्लासरूम लर्निंग इन्वायरमेंट में हम लोग अरेंजिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट पे आज हम लोग चर्चा किए कि अरेंजिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट। अभी हम लोगों ने फिजिकल इन्वायरमेंट की बात की, आगे हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग द इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट। तो उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।